बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इतवार का दिन दोपहर का वक्त 3 से 4 बजे के दौरान आपसे मुलाकात के लिए आपकी खिदमत में आपका आरजे मीसम अब्बास हाजिर है। तमाम सुनने और देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। टेक बाइट में कल हमने आपसे तस्करा किया था कि जैसे जैसे हम पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते चले जा रहे हैं, एक पहलू थोड़ा सा अभी उस तरह से उजागर नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमें मेहमान कुछ ऐसे नहीं मिल पाए। लेकिन आज खुशकिस्मती ऐसी है कि हमारे पास एक साहब ऐसे मौजूद हैं जो पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम के हवाले से एक अपना किरदार अहम रखते हैं। स्टार्टअप है क्या, काफ़ी ज़्यादा बातें हुई। आजकल के ज़माने में स्टार्टअप, हर नई कंपनी जो भी परवान चढ़ रही होती है या जो कोई अपना काम स्टार्ट करती है, खुद से अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करती है, स्टार्टअप कहते हैं। आज से पहले ये लफ्ज़ नहीं था लेकिन काम ऐसा ही हुआ करता था। अगर साउथ एशिया की बात की जाए तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पर दर्जा बंदी के हिसाब से बराजमान है और पहले नंबर पर यकीनन बग़ैर किसी शक और शुबे के हमारे पड़ोसी मुल्क का नंबर है। लेकिन ये स्टार्टअप ने क्या तेज़ी लेकर आया, फ़ायदा हुआ, मौक़े मिले नौकरियों के, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी हो गई। क्या है स्टार्टअप, और स्टार्टअप के इस सारे निज़ाम में, सारे धारे में एक एंजल इन्वेस्टर कि क्या है, फ़रिश्ता है और फिर वो ख़तीर रकम भी लेकर आ रहा है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो ना सिर्फ एंजल इन्वेस्टर भी हैं, साथ ही पाकिस्तान में जो बैंकारी का शोबा है इस पर भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। और हम दोनों ही मौज़ूआत पर इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो बग़ैर किसी तातुल के हम अपने मेहमान को मुतारिफ़ कराते हैं और इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है फ़हाद असद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आप बताइए क्या हाल चाल है फ़हाद? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज चूंकि इतवार है तो ट्रैफिक, उम्मीद है आपको कुछ बहुत कम ज़्यादा ना मिली हो। ट्रैफिक मुझे अच्छी मिली, एंड में एक जगह फंसा, लेकिन अब मैंने लेसन लर्न किया है कि FM 88.6 सुनता हुआ ज़रूर जी, हम मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए। तो जितने सुनने और देखने वाले हैं उनके लिए रस्मन फिर भी बताता चलूँ, आपका पसंदीदा चैनल आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं, फ़हाद से कोई सवाल हो, ज़रूर कीजिए। रब्ते के लिए बड़ा आसान तरीका कार है, आपने हमसे एक नंबर पर रब्ता करना है और नंबर आपका जाना पहचाना 0315 000 8824। मैं फिर से दोहराए देता हूँ, 0315 000 8824। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें वक्त दीजिएगा कि हम ज़रा अपने मेहमान का तारुफ़ ले लें और फिर उनसे कुछ गुफ्तगू करें। इसके बाद आप ज़रूर हमसे कॉल पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें बज़र या SMS रब्ता करना चाहते हैं, तरीक़ाकार बिल्कुल सादा सा, आसान सा, आप सब जानते हैं। आपने राइट मैसेज के ऑप्शन पे जाके SPR लिखना है, स्पेस देके अपना नाम लिखना है, स्पेस देके अपने शहर का नाम लिखना है, स्पेस देके जो बात आप कहना चाहते हैं पैगाम के ज़रिए 8881 पर भेज दीजिए। साथ ही वो तमाम देखने वाले, वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमें बराह रास्त देख रहे हैं, बहुत आसान तरीका, फेसबुक पर जाइए और आप इस वक्त लाइव स्ट्रीम पर हमें बराह रास्त देख सकते हैं फेसबुक के ज़रिए, रहनुमा और SPFM 88.6 के पेजेस पर। इन तमाम ज़राए से हम आपकी राय को, आपके सवालात को, आपकी गुफ्तगू को इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बिल्कुल मुंतज़िर हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब फ़हाद साहब, एंजल इन्वेस्टमेंट पे तो पहले हम आते हैं, लेकिन हमने तरीक़ाकार कुछ ऐसा रखा है कि हम अपने मेहमान से ख़ुद उनका तारुफ़, बजाय इसके कि हम तारीफ़ तौसीफ़ करें और लोगों को बताएं। तो ये जो देखने और सुनने वाले हैं, रेडियो की फैमिली ज़रा एक अलग होती है, आपको अंदाज़ा होगा जब कॉल्स आएंगी और लोग बात करेंगे। उनको बताएं ज़रा तालीमी जो सफ़र का आगाज़ हुआ और फिर एक माहिर एंजल इन्वेस्टर या ये बैंकारी का शोबा या एक और फलाही इदारा जिसके साथ आप मुंसलिक रहे, अगर इसके सफ़र का आप हम बताते चलें। श्योर। थैंक यू मिसम, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो बड़ी खुशी हो रही है पहली बात यहाँ पे आके। सो अपने बारे में थोड़ा सा मुख्तसरन बताता हूँ। ज़रूर। और अच्छी बात है कि ज़रा कोशिश करेंगे कि हर चीज़ उर्दू में बात करें। आपको भी उर्दू का बड़ा शौक़ है, हमें भी शौक़ है, कभी कभार बच्चों को भी समझाना पड़ता है। अच्छी बात है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शुरुआत हुई, वाले साहब मेरे फ़ौज में थे तो डिफरेंट शहरों में टाइम गुजरा, कभी पिंडी में थे, कभी कोयटा में थे। उसकी वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का और मुख्तलिफ ज़ुबानों का और जो तरीका। और मज़े की बात ये है कि ये ट्रैफिक पुलिस का ही FM स्टेशन है। तो मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि मैं अपनी जनरेशन में पहला हूँ जो फ़ौज या पुलिस में नहीं हूँ, वरना मेरे दादा भी इत्तेफाक से पुलिस में थे। अच्छा। उनके भी वालिद वो इंडियन पुलिस के। मेरे नाना की साइड से भी कोई 3-4 लड़कियाँ जो हैं वो पुलिस की निकलती हैं। अच्छा, मेरे जो दोनों भाई हैं, कोई
एयरफोर्स, कोई आर्मी, तो उस टाइप का एक सिलसिला रहा। तो नस्ल तो दर मैं नस्ल ये तो पुलिस या उसका रहा। आप तो बागी बहुत- निकले। हाँ, मैं जो हूँ ना वो कहते हैं ना कि हाँ अलग, और खासतौर पर Corporate चार्टर्ड अकाउंटेंसी ओह, एक बिल्कुल वाओ। ही अलग फील्ड जी है। हाँ, जी हाँ। तो कहते हैं ना इमीडिएट फैमिली में भी कोई नहीं था, बट हाँ कुछ लोगों को देख के इंस्पिरेशन ली। सो खैर स्टार्ट किया डिफरेंट शहरों में, फिर जाहिर सी बात है वालिद साहब के रिटायरमेंट के बाद कराची जल्दी आ गया, मैं सबसे छोटा बच्चा था। तो वहाँ से कहते हैं ना कि एक आपको नेचर वाइज क्यूरियस था, मुझे लगता है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया लर्न करने की कोशिश कर रहा होता था, या इवन पढ़ाई के उसमें भी मुझे होता था कि यार अच्छा कहाँ पे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है, उधर जाते हैं। ये लर्न जो है ये मोहम्मद रिजवान वाला तो नहीं था? और इस बात बिल्कुल। सो खैर इब्तदाई तालीम के बाद वो कहते हैं ना, खैर बच्चा सोचता है कि यार मैंने बचपन में कुछ और सोचा होता है कि जी ये बनेंगे, बहुत सारे ख्वाब होते हैं। वो मूवीज़ देख के फाइटर पायलट बनने का भी शौक होता है, पर बड़े होके थोड़ा सी जब समझ आती है तो इवेंचुअली मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का शोबा अख्तियार किया, और उसमें अल्लाह का शुक्र है कि कामयाबी भी हुई। जबरदस्त। और उसी के ही थ्रू थोड़ा मौका मिला, कुछ अर्सा मैंने बाहर भी जाके जॉब की। अच्छा, ओके। सो KPMG के साथ मैं आयरलैंड में था, फिर एक स्टेट शीट काफ़ी बड़ा दुनिया का इन्वेस्टमेंट बैंक है, सो उनके साथ भी रहा। फिर वापस आया, वालदैन इधर ही थे, तो बैंक के साथ सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, जबरदस्त। सो वो कैरियर तो खैर कहते हैं ना आपका डे जॉब तो होती है, लेकिन अब मैं आ रहा हूँ उस तरफ भी ना कि एंजल इन्वेस्टमेट वाली क्या चीज़ है। आपने बड़ा अच्छा उसका तर्जमा तो किया है कि जी फरिश्ता, मैं वही सोच रहा था फरिश्ता सिर्फ सरमायाकार बोलें या फरिश्ता नुमा सरमायाकार बोलें। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब आप हर इंसान, मुझे लगता है जो जॉब करता है ना, उसको कहीं ना कहीं से कोई कहता है यार अपना काम करो, क्या नौकरी कर रहे हो। तो हम भी कई बार ऐसा सोचते थे, तो लेकिन कर नहीं पाते थे क्योंकि नौकरी का अपना एक चाम है। बिल्कुल ऐसे। तो कभी कभार जैसे अच्छा मुझे किताबें पढ़ने का भी बड़ा शौक है। अच्छा, और मैं कहता हूँ कि वो कई बार होता है कि आप किताब को पिक करते हैं और कई बार किताब आपको पिक करती है। तो इसी तरह से इस्लामाबाद में मैं फिर रहा था, आपने भी बड़ा टाइम गुजारा है, वहाँ पे बड़े अच्छे बुक शॉप्स होते हैं। तो मैं पुराने से बुक शॉप में गया, बेसमेंट में बुक देख रहा था, तो वहाँ पे एक बुक उठाई, उसका टॉपिक था 5% एंटरप्रेन्योर। अच्छा, ओके। मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ें, पढ़ेंगे ज़रा। अच्छा, जो मैंने पढ़ी तो उसमें बड़ा अच्छा हो गया। एक तो होता है ना कि नौकरी करना है या अपना काम करना है, उसने एक बीच का रास्ता भी बताया कि यार हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है कि, और बड़ा मुश्किल लगता है कि भाई आपकी जिम्मेदारियां भी हैं, तो नौकरी छोड़ के जी अपना काम करें, ना चले तो क्या होगा। तो उसमें आया कि यार आप अपने 5% ऑफ योर कैपिटल, योर टाइम, योर इंटेलेक्ट निकालें और इन्वेस्ट करें। वहीं से जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो एंजल इन्वेस्टमेंट का थोड़ा बहुत तो आइडिया था, लेकिन उसमें ज़्यादा डीपर पता चला कि भाई दुनिया में ख़ासतौर पे देखें जो इनोवेशन है उसमें हमें पता है US टॉप पे है। उसमें भी उनका जो सिलिकॉन वैली, जो कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को वाला एरिया है जहाँ से गूगल, एप्पल सब निकलते हैं, इनोवेशन आती है। तो वहाँ का एक बड़ा कल्चर है कि लोग अगर खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो वो किसी ना किसी तरीके से किसी स्टार्टअप जो आपने उसका थोड़ा सा तारुफ कराया है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो जब आया तो मैंने कहा यार पाकिस्तान में भी होना चाहिए। अच्छा, उस ज़माने में जाहिर सी बात है स्टार्टअप का थोड़ा बहुत शुरू हुआ था कोविड के अराउंड, लेकिन उस वक्त दो एक्सट्रीम्स थे। या तो वो इंक्यूबेटर वाला सिस्टम होता है कि बिल्कुल ताज़ा कोई स्टार्टअप आया वो बिल्कुल रॉ होता है, या फिर VC फर्म्स होती हैं। VC फर्म्स ज़रा मैच्योर लेवल पे इन्वेस्ट करती हैं। तो बीच की जो पाइपलाइन थी ना वो खाली थी। तो उस वक्त हमने जब स्टार्ट किया और थोड़ा सा लाइक माइंडेड लोगों के साथ, इसको कलर कहते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट सिंडिकेट बना लिया कि जी लोगों ने ग्रुप बना लिया और मिल के इन्वेस्ट करेंगे। सो आइडिया उसमें ये नहीं था कि जी जाहिर सी बात है आप ये तो सोचते हैं कि यार खुद भी पैसे कमाएंगे, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको पता है कि जितना आप इन्वेस्ट करें उसमें ज़्यादातर कामयाबी का चांस ज़रा कम ही होता। तो लर्निंग का ज़्यादा एक शौक था, या जो हमारे साथ के ग्रुप थे उसमें बहुत ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान ओरिजिन के ही हैं। तो उनको ये था कि यार कुछ पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए कुछ करना है। तो वो वाला जज्बा भी था। सो उस नीयत के साथ शुरू किया। और जैसा कि आपने बताया कि है कॉन्सेप्ट ये है कि जिस स्टेज पे अभी नया किसी ने काम शुरू किया, पहले अपने पैसों से थोड़ा बहुत करेगा, फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली से उठाता है, फिर वो VC फर्म के पास नहीं जा सकता क्योंकि उनको तो एक बड़ा मैच्योर लेवल चाहिए। उस पॉइंट पे एंजल इन्वेस्टर जो है ना, जिसे आप कह सकते हैं कि भाई फरिश्ता नुमा सरमायाकार है कि भाई मैंने भी काम शुरू किया है, अभी प्रॉफिट नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन पोटेंशियल है मेरे में, तो आप प्लीज़ इन्वेस्ट करें। तो ये है थोड़ा सा, तो ये तो बड़ा जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिस्की बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे आपने उस किताब का तस्करा किया 5% एंटरप्रेन्योर, तो ये थोड़ा सा बीच का एक रास्ता देता है कि आप जो महीने की तनख्वाह है, जैसे अभी डे जो है उसको करते रहे, आपको उससे तो नहीं कोई रोक रहा। ऐसे ही आप
स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, अब प्रॉपर्टी में पाकिस्तानियों का बड़ा शौक है बहुत भाई। शौक है। अब घर बना लिया, एक प्लॉट रख लिया, तो हाल में 3 प्लॉट ना जमा करो, थोड़ा सा रिस्क भी लो ना, इस्लाम में भी है ऐसे ही रिस्क लेंगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही गोल्ड में कर लिया, बिल्कुल, कमेटियां बिल्कुल। तो उसी तरह का ये भी एक एसेट क्लास है। सही सही। तो ये जो एंजल इन्वेस्टमेंट है, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान किसी हद तक बहुत आगे भी है, जैसे जी। हम बात कर रहे थे कि जी। साउथ एशिया में पाकिस्तान बिल्कुल। दूसरे नंबर पर मौजूद है, लेकिन काफ़ी हद तक पीछे भी है। बिल्कुल। तो जो कोविड के बाद क्या ऐसी वजह हुई, या कोविड के दौरान ऐसी क्या वजह हुई कि इसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक बूम मिला और धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही थी? जी। उस दौरान एयरलिफ्ट एक बहुत मशहूर बिल्कुल, स्टार्टअप था, बिल्कुल। ऑल्दो अब वो किस्सा पालने हो गया, बिल्कुल। कुछ लेसन लर्न भी है। जी। तो ये वजह क्या थी कि कोविड के आते ही दुनिया जो है वो चेंज हो गई। इस तरफ पैसा फेंकना आगे, शुरू हो गई? बिल्कुल। तो देखिए ना, कोविड में हुआ क्या, आप घर में बंद हो गए। अच्छा, हमारे पास टूल्स तो पहले भी थे, मतलब ऑनलाइन आप काम तो कर सकते थे, लेकिन मेंटल एक ब्लॉक था कि पता नहीं घर से कितना काम होता है। कुछ कंपनियां जल्दी अडॉप्ट कर रही थी, लेकिन हमने देखा कि जनरली बच्चों के स्कूल से लेकर हर कोई रेडी हो गया, इवन गवर्नमेंट के इदारों ने भी कुछ अपने आप को रेडी कर लिया। तो हम जैसे बहुत सारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग थे, उन्होंने तो फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। अच्छा, बोर्ड मीटिंग्स, इतने सीनियर लोग जो कभी हम सोचते नहीं थे कि यार जूम शूम पे आएंगे, वो भी करना शुरू हो गए। सो क्या हुआ कि हर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगा। ठीक है, फूड, मतलब मैं नाम नहीं लेता फूड की डिलीवरियों के भी बहुत सारे ऐप्स थे। सो उससे पहले मुझे याद है, मैं कहता था मैं फ़ोन करके मंगवा तो लेता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है ऐप की। लेकिन क्या हुआ, जब वो आहिस्ता आहिस्ता उसका रुझान बढ़ा, अब आपने कहा चलो हर चीज़ अच्छा है, डिलीवरी ऐप के थ्रू मंगवा लो, कम से कम कॉन्टैक्ट रहे। सो ओवरऑल दुनिया में, पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, और जाहिर सी बात है टाइम भी था लोगों के पास। ऐसा ही है। फिर क्या हुआ कि जब देखा गया कि यार टेक्नोलॉजी में तो एकदम से बूम आ गया, तो टेक्नोलॉजी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो गई। अब आपको जिन ज़रूरियात के लिए ऑलरेडी ऐप्स थी, उनमें भी और पैसा चाहिए था, जिन ज़रूरियात के लिए ऐप नहीं थी उन पे भी काम करना था। तो ये वो टाइम था जब ग्लोबली टेक्नोलॉजी की कंपनियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसी को देखा देखी जो सरमायाकार थे, उन्होंने कहा चलो अब इनमें इन्वेस्ट करते हैं। और उस टाइम पे कहते हैं ना, मार्केट हॉट हो गई, यानी कि हॉट का मतलब हर कोई इन्वेस्ट करने को तैयार है। आप थोड़ा सा काम शुरू करें, आपको लोग पैसा दे देंगे, साल के बाद आप कहेंगे यार मुझे अगला राउंड, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट होता है आप पहले कुछ पैसा इकट्ठा करते हो, अपने आप को ग्रो करते हो, और ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते हो, और आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रोथ की तरफ जाते हो। तो उस वक्त सरमायाकार तैयार थे कि यार आप शुरू करो, हम रेडी हैं, हम लगाते तो मार्केट हॉट थी जगह पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये शायद एंजल इन्वेस्टर जो है वो शायद इसीलिए कहा गया है कि बिल्कुल जो ग्रास रूट लेवल पर अभी शायद एक कोपल सी फूटी है, जी, तो उसको देख के उसमें पोटेंशियल समझते हुए उनका ज़रा बाजू पकड़े या हाथ थामे और फिर उनको ऊपर की तरफ लेकर आए। बिल्कुल। तो ये इसका अगला लेवल है कि आप कभी शायद शार्क टैंक पाकिस्तान में भी बैठे हों। नहीं, बिल्कुल। देखें, हम तो देखें जब आप स्टार्ट करते हो तो एक चैलेंज ये भी होता है कि आपने, जाहिर सी बात है, देखें ना, हर इंसान का टाइम लिमिटेड है। ख़ासतौर पे एंजल इन्वेस्टर ज़्यादातर ऐसे हैं जिनका डे की या तो जॉब है या उनका अपना बिजनेस है या अपना कोई काम है, सो टाइम कम है। मेरे हाल में हम सब के लिए अब जो जैसे जैसे हमें भी अकल आ रही है, तो हमें अब लगता है सबसे प्रेशियस कमोडिटी टाइम है। बिल्कुल, ठीक है, अब आपका वक्त सबसे कीमती है। सो आपको जब आप इस साइट पर आते हो तो आपको ये भी देखना है कि यार ये ना हो कि मैं उन स्टार्टअप्स को डील कर रहा हूँ जिनके अंदर भी शायद पोटेंशियल ना हो, क्योंकि उनके लिए फिर बेहतर है कि पहले थोड़ा अपना होमवर्क करें, जो इनक्यूबेटर्स हैं उनमें जाएं, थोड़ा सा मैच्योर हो। तो हमने ये फिर देखा कि आपका नेटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो हमारे साथ भी जो कुछ साथी थे उनके अच्छे ऑलरेडी नेटवर्क्स थे विद एग्जिस्टिंग VC फर्म्स। फिर इंक्यूबेटर के साथ एक होता है एक्सीलेटर प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि इंक्यूबेटर के बाद वाले जो थोड़े मैच्योर स्टार्टअप्स हैं उनकी तैयारी कराई जाती है। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता अपना, ऐसे कहते हैं, पाइपलाइन डेवलप की कि जी हमें अच्छे रेफरेंस से स्टार्टअप्स आ रहे थे, और भी फिर जब नाम बन जाते तो लोग आपको डायरेक्ट भी कांटेक्ट करते हैं। सो हम एक पॉइंट पे आप समझ लें कि हफ्ते में एक आध पिच सेशन ले रहे होते थे। अच्छा, तो शाम के टाइम पे जूम का फ़ायदा ये है कि जी बैठ गए 8 बजे, 7 बजे बैठ गए, 9 बजे बैठ गए। कुछ हमारे इन्वेस्टर्स बाहर भी होते हैं तो उनको वो रात का टाइम सूट करता है, 15-20 मिनट में आपको आइडिया हो जाता है। तो क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता आपका भी एक एप्टीट्यूड बिल्ड हो जाता है कि अच्छा यार हो क्या क्या रहा है। अच्छा, उस ज़माने में मार्केट हॉट थी, जैसे आपने बताया कि जी क्विक डिलीवरीज, जैसे आपने एयरलिफ्ट की बात की। अच्छा, हमें क्योंकि हमारा थोड़ा अकाउंटेंसी का भी बैकग्राउंड था, कॉर्पोरेट का भी था, तो हमें कुछ इस टाइप के स्टार्टअप समझ में नहीं आते थे कि यार ठीक है, जब तक तो पैसा आ रहा है तुम करोगे, फिर क्या होगा। अच्छा, ये सवाल उस ज़माने में और कोई नहीं करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी शायद बेसिक ठीक थी,
और हम राइट क्वेश्चन रेज करते थे, तो हमने जिन चीज़ों में इन्वेस्ट किया वो ये नहीं थे। हमने टेक्नोलॉजी देखा, फंडामेंटल्स देखे, मतलब बुनियादी चीज़ें देखी कि भाई बिजनेस में कितना इनके दम है, क्या ये आगे जाके वाकई में ग्रो कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात क्या मुनाफा भी कमा पाएंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हमने ध्यान में। मेरे ख्याल में शुरू में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देखी जाती थी या बेची भी जाती थी स्टार्टअप्स की तरफ से, वो था कि नंबर ऑफ यूज़र या एक्वायर कितना कर ग्रोथ बस, और पीछे वो एंगेज्ड हैं नहीं हैं, पैसा बर्न करना तो यूँ समझ लीजिए फैशन था। ऐसे ही अगर हम राइड हेलिंग की खास तौर पर बात करें तो सबने ही किया, तो चाहे वो करीम हो, चाहे उबर हो, चाहे कोई भी और जितने भी है, येंगो खासी बेहतर सर्विस। बट अपार्ट फ्रॉम दिस एप्स के अपने एक्सपीरियंसेस पे भी थोड़ा सा फर्क आया या मैच्योर हुई है कह लीजिए। अच्छा, मेडिकल की तरफ भी पाकिस्तान में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आए, और इसके अलावा एक ऐसा स्टार्टअप भी आया जिसने कि आपको छोटे टिकट साइज पर लेंडिंग भी करना शुरू कर दी, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डाइवर्सिफिकेशन भी आई। आप किसी स्टार्टअप को जब जज कर रहे होते हैं, वैसे तो आपने बता दिया टेक्नोलॉजी देखते हैं, फाइनेंस या चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा खुश्क किस्म का सब्जेक्ट है, और फिर आप बिल्कुल जंप कर जाएं किसी ऐसी चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए जिसकी आप टेक्नोलॉजी को सोच रहे हो कि हाँ जी इसमें कितना दम है, ये कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल खुश्क है, ये बिल्कुल टेक्निकल है। बिल्कुल। सो देखें, एक तो वही बात है ना कि एक तो ये सोचना कि यार हमेशा कुछ कुछ नया सीखना है। सो ये अगर आपके अंदर है तो कभी कभार आपको कहते हैं ना, आपको अनलर्न करना है फिर रीलर्न करना है। सो बहुत सारी चीज़ें जो हमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़ी, हमारी बिल्कुल बेस में थी, वो चीज़ें काम भी आती हैं और कभी बार आपने उसको साइड पे भी कर देना है। ठीक है। सो कुछ जगहों पे अब हम बैठ के एक स्टार्टअप से कहें यार अच्छा तुम्हारा अकाउंटिंग बताओ, फोरकास्टिंग कितनी, अजम्पशन क्या लेनी, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन देखा जाए तो देखिए फोरकास्ट या आप आगे की जब आप अपनी बनाते हैं कि यार मैं अगले 5 साल 3 साल में किधर रहूँगा, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, तो उसमें जाहिर सी बात है एक आपकी गट है। बिल्कुल ऐसे। तो आपको बहुत ज़्यादा अकाउंटेंट के माइंडसेट से नहीं देखना, आपने उसको थोड़ा सा अकाउंटेंट के अलावा एज कहते हैं ना, जो आपका एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर में, कि आप देखो कि बिज़नेस कैसा है, इन्वायरमेंट कैसी है, और जो ये काम कर रहे हैं क्या ये कर पाएंगे, क्या इनके अंदर, क्योंकि को फाउंडर की भी बड़ी वेटेज होती है। सो जैसे मैंने बताया ना कि हमने भी अनलर्न किया, हमें लगता था कि यार प्रोजेक्शन बड़ी सॉलिड अजम्पशन पे बैठी होंगी और ये होगा, जो कि हमने लाइफ में तो प्रैक्टिकली ही किया हुआ। बिल्कुल ऐसे। तो वो अच्छा, फिर हम एक दूसरे को कहते भी थे कि यार अकाउंटेंट बन के ना सोचो, थोड़ा सा बिजनेस का कैप करना, ठीक है, जो कि हम करते भी हैं अब अपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी, बिकॉज अकाउंटेंट का भी रोल बड़ा इवॉल्व हो गया। अब ग्लोबली जो CFO का भी रोल है, ही इज़ नॉट लुकिंग इनटू द बैक ऑफिस या वो जो पुराना एक कॉन्सेप्ट था, दैट इज़ द ब्रेड एंड बटर, बट वैल्यू एडिशन आपकी और चीज़ों में आती है। सो हमने भी वही कैप से देखा कि बिजनेस कैसा है, फिर जाहिर सी बात है को फाउंडर देमसेल्व्स क्या उनके अंदर पोटेंशियल है, उसमें भी आइडियली अगर उन्होंने किसी स्टार्टअप में पहले काम किया हुआ है, उनको तजर्बा है, फिर जाहिर सी बात है ग्लोबल VC फर्म जब करती हैं इन्वेस्ट, तो हमने भी देखा कि यार वो ये देखती हैं कि पेडिग्री कैसी है। दैट मीन्स कि जो को फाउंडर्स हैं उन्होंने अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, ग्लोबली कनेक्टेड है, तो उनका चांस ज़्यादा है कि वो अगली दफ़ा रेस कर पाएंगी, उनका चांस ज़्यादा है कि वो डिलीवर कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी है, लेकिन एक प्रॉबिलिटी है ना, बिकॉज आप एक समझ लें कि आप एक बेस्ट एस्टिमेशन कर रहे हैं कि कौन सा बिजनेस चल जाएगा, तो उसमें ये फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर आप ये भी देखते हो कि और कौन इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। तो कभी कभार हम जैसे जो छोटे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये भी देखते हैं कि यार एंकर इन्वेस्टर क्या है। अब एंकर इन्वेस्टर क्या है कि कोई बड़ा कोई VC फर्म या कोई बड़ा प्लेयर आ चुका है इसमें, अब वो आ गया है तो आपको कंफर्ट आ गया कि यार उसने भी देखा होगा ये, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आंख बंद करके आप उस पर कर लें, लेकिन उनका जाहिर से होता है बड़ा पैसा लगा है, तो उन्होंने जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें देखी होंगी, तो आपको एक कंफर्ट मिल जाता है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिन पे आपने सोचना होता है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम कॉल्स के लिए भी ओपन हैं, और साथ ही हम ज़रा सोशल मीडिया भी चेक करते रहे। फाद आप चाय भी और पानी आपके लिए रखा है, ज़रूर इसे नौश फरमाइए। ओके जी, सो इस वक्त सोशल मीडिया के हालात के मुताबिक तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्या सिलसिला है, मैं ज़रा रिफ़्रेश कर लूँ। चेक नंबर 183 P सादकाबाद से असगर अली पिताफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया असगर साहब आपका कमेंट करने का। हम आपके किसी सवाल के और किसी और फर्दर कमेंट के मुंतज़िर हैं। कॉल आ रही है, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरे जन्नत बात कर रही हूं। जी नूरे जन्नत, बताइए क्या हाल है, ठीक ठाक? फाद भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उनकी तरफ से भी। जी क्या कहना चाहिएगा? मीडिया शो पर कुछ सच खबर आती है, कुछ झूठी खबर आती है। आप समझ नहीं पाया, मैं थोड़ा सा आहिस्ता धीरे बोलिए।
सोशल मीडिया पे कुछ झूठी खबरें आती हैं, कुछ सच खबरें आती हैं। ठीक है। जी तो भाई थोड़ी तराजू के बारे में बात कर रहे थे ना, कांटा आता है जी कंप्यूटराइज, उससे कोई चीज रखो ना तो कंप्यूटर बता देते हैं। अच्छा, हमारे अब्दुल्ला भाई जी जी हमारे यहाँ भी है, हमारे भाई की दुकान पे। चलिए तो कंप्यूटराइज जबरदस्त। है। ये हमारे कॉलर ने खाली कल पूछा चार्जिंग था, होती है। मेमन साहब थे गालिबन, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने पूछा था कि अगर अब्दुल्ला भाई ने पूछा था भाई। जी 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 बीनाई से महरूम जी। अफराद के लिए वजन का जी। वो ऐसा कौन सा डिवाइस या मशीन मौजूद कंप्यूटर है? है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलिए जबरदस्त, बहुत शुक्रिया बताने का। और कोई चीज नूरे जन्नत आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें? बस भाई मेरी वालिदा की तरफ से है, उनके लिए दुआ करवा दी। जरूर, हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार आपकी वालदा को सेहत कामला अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, अपना भी ख्याल रखिएगा नूरे जन्नत। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम देखते रहिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रेडियो एक छोटी सी ना एक अलग दुनिया है। जी जी जी। तो इसके जो कॉलर्स हैं वो बिल्कुल फैमिली की तरह से। कल इत्तेफाक से मुझे एक कॉल आई जिसमें एक साहब अब्दुल्ला, जैसे इन्होंने बताया, अब ये सुनने वाले को भी याद है कि किसी ने कॉल की थी। उस वक्त मेरे इल्म में नहीं था। उन्होंने सवाल ये किया कि भाई कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है, आप टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, तो जो नाबीना अफराद हों अगर वज़न किया जा रहा हो तो उनको बता सके कि ये वज़न इतना आया। अब राइड हेलिंग या बाकी चीज़ों में तो अच्छा। इसी दौरान हम एक और कॉलर ने कॉल की, मोहम्मद ख़ान साहब थे गालिबन नाज़माबाद नंबर 4 से। उन्होंने कहा कि जी आप ही के FM पर एक साहब आए थे जिन्होंने लियारी से कोई स्टार्टअप बनाया है, उन्होंने चश्मा को ईजाद किया है, साथ में कान में लगाने वाली डिवाइस बनती है जो ब्लूटूथ से उस चश्मे से देखी जाने वाली ऑब्जेक्ट्स को बताती रहती है कि अब आपके सामने। ये बड़े मजे की बात है। अभी मैंने देखा है जो इवन सैमसंग पे लेटेस्ट एक अपडेट आया है, जो कि मैं सोच रहा था कि इस एंगल से भी यूज हो सकता है कि आपने उसको खोल दिया जी हाँ, और वो उसको बता रहा है कैमरे के थ्रू, और वो साउंड से बताएगा कि इस वक्त क्या नज़र आ रहा है क्या नहीं नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर वो डिवाइस तो चले बहुत एडवांस लेवल की होगी, बेसिक लेवल पे तो मुझे लगता है मोबाइल पे भी सैमसंग ने तो एटलीस्ट दे दिया, आई एम श्योर बाकी प्लेटफॉर्म। हाँ, अब मुझे चूंकि इल्म नहीं, आप मैंने भी रिसेंटली देखा, मुझे लगता है कि सैमसंग के लो एंड सेट में भी ये मौजूद है। आई एम नॉट श्योर। ये देखें बिग्सबी विजन के नाम से, ये अभी रिसेंट किसी अपडेट में आया, इससे पहले मुझे नहीं विजिबल था। सो इसमें अगर आप जाएंगे और आप कोई भी उसको विजुअल दिखाते हैं, वो आपको डिस्क्राइब करने में। चलिए, अगर आप सुनने और देखने वाले एक और चीज़ पता चली कि जी बिग्सबी सैमसंग ने एक अपनी जो पुश की है, अपडेट की है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या सैमसंग का जो भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन, बिग्सबी के नाम से एप्लीकेशन है जिसको कि अगर आप चलाते हैं तो उसके कैमरे के ज़रिए वो जो भी ऑब्जेक्ट सामने होगा वो आपको आवाज़ में वाज़े में बता देगी। और ये अंग्रेज़ी उर्दू ये सब में ट्रांसलेट कर सकती है क्या? हाँ देखें, इंग्लिश में तो था। सो अगर खैर वैसे वज़न की अगर हम बात करें तो वो ग्राम और वो तो अंग्रेजी में ही बताते हैं 50, 60, 70। अगर हम अभी तजर्बा करें तो ये क्या कहता है? अच्छा देखें, खैर अभी तो इसने वो सर मुझे उसके वो दिखाई। अच्छा, ऑब्जेक्ट। हाँ, लेकिन ये आई थिंक ट्रांसलेट भी है, सारी चीज़ें हैं। सो इस पर आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो वो काफ़ी चीज़ें इसको बता के भी बताता है। और दूसरा जो मैंने भी सीखा कि आप जैसे इससे अब आप अपने मोबाइल से बात तो कर सकते हैं, तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं और उर्दू में भी कर सकते हैं। सो आई एम श्योर इनका भी उर्दू का वर्जन होगा। सो टेक्नोलॉजी असल में जिस स्पीड से बढ़ रही है ना, कि हम भी हर हैरान हो महीने एक नई चीज़ से परेशान भी होते हैं, हैरान भी होते हैं कि यार ये तो बचपन में मूवीज़ में देखते थे, अब माशाल्लाह हमारे आंखों के सामने हर चीज़। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, तो वो हो रहा है। अच्छा जी, तो एक और एडवोकेट अख्तर अली कन्हर साहब, जियो, बहुत शुक्रिया। वैसे बड़ा छोटा सा कमेंट है आपका, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का, सुनने का और हमारे साथ जुड़े रहने का। आपकी कॉल्स के लिए हम तैयार हैं बिल्कुल। फात से एक और सवाल करते हैं। अच्छा, जो स्टार्टअप का एक अच्छा खासा वैसे तो ग्रेजुएट करने का और कोहोर्ट होता है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, 2 शहरों में और पेशावर भी है, लाहौर का भी है, बल्कि लाहौर भी अब तो सारे बड़े शहरों में, फैसलाबाद में भी आ गया है। सो काफी काम उन स्टार्टअप्स को वहाँ जाने के बाद थोड़ी सी ज़्यादा दुनिया का पता चल जाता, फिर थोड़ी मैच्योर कर लेते हैं। जो यहाँ तक नहीं भी पहुँच पाते और वो किसी रेफरेंस के थ्रू आते हैं या अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको क्या बेसिक बुनियादी तौर पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या गलतियाँ उन्हें नहीं करनी चाहिए ताकि कोई आप जैसा एंजल इन्वेस्टर उन पर बिल्कुल आंखें बंद करके भरोसा एतमाद करे और इन्वेस्ट करे? बिल्कुल।
सो देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि कुछ तो जाहिर सी बात है जो इनक्यूबेटर्स का आपने जिक्र किया इनमें जाते हैं, पॉलिश होते हैं, तैयारी होती है, लेकिन बहुत सारे हैं जो कि कहते नहीं यार हम कर रहे हैं अपना काम, हम फंसे हुए हैं काम में लगे हुए हैं। जी हाँ। सो कुछ चीज़ें मेरे ख्याल में तो ऑनलाइन भी बड़ी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे आप सीख सकते हैं। सो एक तो ये कि अपना जैसे कहते हैं ना कि ग्राउंड वर्क अच्छा करें। कई बार मैं शुरू में भी हम जब नए नए आए थे तो कुछ एंजल इन्वेस्टर्स बड़े अच्छे हाई प्रोफाइल के मिले। अब हमने कहा कि यार देखो अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो फिर एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होगा, जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना बोर्ड मीटिंग टाइप का, नहीं तो आपकी कुछ अरसे बाद कोई बोर्ड मीटिंग हो, कोई मीटिंग्स हो, उसमें आप हमें अपडेट करें। अब उसने बड़े मज़े की बात की जो कि अपने समझ से तो उसने बेचारे ने सही बात की। उसने कहते कि हम तो इतना काम में फंसे होंगे कि इन चीज़ों का हमारे पास कहाँ टाइम होगा, तो हम तो इससे बचना चाह रहे हैं। मैंने उसको बताने की कोशिश ज़रूर की कि भाई ये जो चीज़ है ये कोई फालतू चीज़ नहीं है। आप जब किसी बोर्ड या किसी पैनल को अपडेट देते हो, उनकी रिपोर्टिंग करते हो, तो आपका हाउस खुद ऑर्गेनाइज होता है। आप अगर भाग रहे हो और आपने थोड़ा सा रुक के देखा नहीं कि भाई डायरेक्शन सही है कि नहीं है, तो मतलब मैं तो निकल गया, जाना नाज़ाबाद था, मैं गुलशन गया तो गुलशन पहुंच के पता चला तो गए, आप थक भी गए। सो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, लेकिन हम उनको ये बताते थे कि नहीं अपने आपको कॉर्पोरेट उस पर ऑर्गेनाइज करो, फाइनेंशियल्स अच्छे अकाउंटिंग के भी लोग लेकर आओ जो कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लगवाएंगे लेकिन डायरेक्शन भी सेट करेंगे। तो ये थोड़ा सा ना हाउस इन ऑर्डर कर लें। या जाहिर सी बात है आप 100% या बड़े हाई एंड लेवल पे नहीं करेंगे, लेकिन बेस लेवल पे आपका बिजनेस प्लान अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास फाइनेंस की एक्सपर्टीज़ कम है तो आप लोगों को ऑन बोर्ड भी कर सकते हैं, चाहे वो फुल टाइम पे हो, ताकि आपका जो बिज़नेस प्लान है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही होता है ना कि बिज़नेस के फंडामेंटल्स अच्छे हैं कि नहीं, और बिज़नेस जो आप कर रहे हो वो आप ज़रा देख लो कि उसका पोटेंशियल कितना है। फिर आप इस तरह से आगे लेके चलोगे तो ये होता है फिर कामयाबी का ज़रा चांस ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपने फिर भी बहरहाल अपने आप को अडॉप्ट करना है। कहा जाता है ना कि आपने कोई भी प्लान एक दफ़ा बनाया तो वो पत्थर पे लकीर नहीं है, आपने फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लोगों को बहरहाल में जहन में रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। हमारे आपके एक मुश्तरका साथी हैं, बड़े सीनियर हैं, मेरे लिए तो खैर मेंटोर की हैसियत रखते हैं, सरदार अबू बकर। जी जी बिल्कुल। अक्सर वो एक बात कहते हैं जब भी वो किसी टॉक पैनल पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार अगर आप स्टार्टअप हैं, कुछ चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो एक बड़ी कॉमन मिस्टेक सब करते हैं कि जितने दोस्त हैं उस ज़्यादातर एक जैसा दिलचस्पी रखने वाले, एक्सपर्टीज़ रखने वाले, महारत रखने वाले, यानी टेक्नोलॉजी के तो सब टेक्नोलॉजी के इकट्ठे हो जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप स्टार्टअप पे आते हैं, जो अक्सर सरदार अबू बकर कहते हैं कि आप डाइवर्सिफाई कीजिए। अगर आपके पास फाइनेंस का, ऑपरेशंस का, कंप्लायंस या ऑडिट का कोई दोस्त यार उसका सिलसिला नहीं है तो आप बड़े वन डायमेंशनल, बस एक ही तरफ सोचेंगे। टेक्नोलॉजी बहुत खूबसूरत कर दें लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाले का शायद ना सोच पाए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। तो ये डाइवर्सिफाई। लेकिन आप क्रिकेट टीम की भी एग्जांपल ले लें, आपने सारे अगर शाहिद अफरीदी, हम तो हमारे ज़माने तो शाहिद अफरीदी थे, सारे शाहिद अफरीदी रख दिए तो टीम शायद नहीं चलेगी ना। आपको तो शाहिद अफरीदी 1 या 2 चाहिए, आपको मिसबा भी चाहिए, आपको शायद सईद अनवर के लेवल का भी कोई ओपनर चाहिए सॉलिड, फिर बॉलर भी चाहिए। सो मेरे ख्याल में आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, और ये हम भी बताते हैं कि यार, और हम एडवाइस करते थे कि यार आप थोड़ा अकाउंटिंग बैकग्राउंड का भी रख लो, कोई ऐसा होता ना जो चैलेंज भी करे। अच्छा सिर्फ टेक का जहन है तो भाई हो सकता है मार्केटिंग का ना हो। कई बार मैंने देखा अच्छे स्टार्टअप्स कि एक टेक है या एक कोई इंजीनियरिंग साइड का है तो एक मार्केटिंग सेल्स का बंदा है, क्योंकि देखिए ना इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, नेटवर्किंग, कनेक्शंस। अच्छा हम कई बार इसको बड़ा लाइट लेते हैं। और किताबों की बात हुई तो एक शुरू में लकीली एक बड़ी मशहूर बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव। जी हाँ, तो सब नहीं पढ़ी है लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ जिसने पहली किताब भी जब भी पढ़नी है वो पढ़ ले, वो बड़ा आपको बेसिक बताती है। क्योंकि हम जब यंग होते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे कल्चर में भी है कि यार सब कुछ अपने उस पर करना, किसी से मदद नहीं देना, जो कि थोड़ा सा मैं इससे अब डिफ़र करता हूँ कि देखें आपकी सलाहियत अपनी जगह, हेल्प तो इंसान को लेनी है क्योंकि इंसान तो डिपेंडेंट है हर स्टेज पे, चाहे इमोशनली चाहे फाइनेंशियली। तो आपको अपने नेटवर्क्स भी रखने हैं, जैसे आपने जिक्र किया मेंटोर्स भी रखने हैं, और कई बार आप अपने से जूनियर से भी सीखते हो। मतलब टेक्नोलॉजी में व्हाट्सएप पहली दफ़ा मुझे याद है, मैं बैंक में था और एक इंटर्न बच्ची सी आई, उसने कहा साहब व्हाट्सएप नहीं, मैंने कहा व्हाट्सएप क्या है, मैं अच्छा डाउनलोड। तो मैं हमेशा यंग लोगों में भी इसलिए उठता बैठता हूँ कि यार टेक्नोलॉजी का उनसे अच्छा कौन सिखाएगा आपको। सही बात है। वैसे ये ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट, थोड़ा सुन के अजीब सा लगा। आप माशाल्लाह खुद एक यंग इंसान हैं और आप कह रहे हैं यंग लोगों को बैठता हूँ। थैंक यू सर, आपने नवाजिश। नहीं, जो हमें देख रहे होंगे यकीनन वो इस बात की तस्दीक भी करेंगे। सो ये तो
किसी से भी सीखने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। हमारी एक और मेहमान आई थी पिछले दिनों, इरम रिजवी, और उन्होंने भी यही कहा कि उनको अगर कुछ नहीं पता होता था तो वो बड़ा बेदरीग पूछ लेती थी कि भाई मैं ये नहीं जानती, मुझे बता दें। और उन्होंने ये हमारे सुनने और देखने वालों को अपनी तरफ से एक एडवाइस भी दी कि आप मेंटोर्स रखें, जो जिस एरिया में हो उससे 10 मिनट 15 मिनट एडवाइस लें, उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि आप फर्दर ग्रो कर सकें। लर्निंग तो आपने कहीं से भी लेनी है, बिल्कुल तो ऐसे, आप तो सीक आउट करें ना। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर हम बात करें फात, तो आगे अगले थोड़ा सा ब्रेक लगी अगर हम देखें। जितना खतीर रकम आ रही थी, इन्वेस्टमेंट हो रही थी, बेदरे हो रही थी, अब थोड़ा सा उसमें अभी अगर बहुत बड़ा कोई नंबर गेन किया है या उन्होंने क्रेडिट लाइन लिए तो हबल एक बहुत बड़ा स्टार्टअप तो खैर अच्छा खासा ग्रेजुएट कर चुका है, और शार्क टैंक के जो रूहे रवा हैं वो भी उसमें शामिल हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें ब्रेक्स लग गई। क्या वजह है और क्या ठीक करने की क्या जरूरत है? अब तो पाकिस्तान की पीसीसी क्रिप्टो काउंसिल बन चुकी है, तो प्रोग्रेशन तो बहुत ज्यादा है बहुत सारे फ्रंट्स पे, लेकिन रफ्तार सुस्त रवि का शिकार है। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा मोमेंटम बन रहा था। सो एक पॉइंट में याद है कोई 340 मिलियन भी एक साल की इनफ्लोज आए थे, और फिर एक्सपेक्टेड था कि तो अब तो 500 और बिलियन क्रॉस कर जाएगा, और वो शायद वो ट्रेजेक्टरी रहती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि ग्लोबली, सो हमारा जाहिर सी बात है जहाँ पे जब हम वीसी फंडिंग की बात करते हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर एक बड़ा की रोल प्ले करते हैं। तो ग्लोबली वीसी फंड्स ड्राई कर गए, और उसकी वजह यही थी कि ग्लोबल हालात ऐसे हुए कि जो वीसी फंड्स जो टेक में कर रही थी इन्वेस्ट, आपको पता है क्राइसिस डिफरेंट आए इकोनॉमिक, अभी भी एक नया टेरर वॉर की वजह से स्टार्ट हो गया। सो लास्ट जब आया सिलिकॉन वैली में एक सिलिकॉन वैली बैंक होता था, वो भी कोलैप्स कर गया, तो वो उसके रिपल इफेक्ट आए। तो क्या हुआ कि जब वीसी फर्म्स की अपनी फंडिंग ड्राई हुई तो पाकिस्तान में भी आना बंद हो गया। बिल्कुल तो पाकिस्तान का मोमेंटम इटसेल्फ जो है काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, और उसका फ़र्क ये पड़ा कि जो बहुत सारे स्टार्टअप्स अपनी जर्नी में थे अब वो अपना अगला राउंड करने में स्ट्रगल करने लगे। कुछ बंद भी हो गए, कुछ ने खैर पिवट किया, यहाँ से बहुत सारे रीजन में भी चले गए हैं। सो रियाद एक नई मार्केट खुल रही है दुबई के साथ साथ, तो उधर भी पिवट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा इन्होंने ये भी लर्न किया कि यार सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट में आपने नहीं डिपेंड करना, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो। तो कई बार हो सकता है ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ज़रा सख्ती पड़ी तो इजी मनी ख़त्म हो गया, तब उनको अपने आप को इवॉल्व करना पड़ा। सो पोटेंशियल बहुत है। जैसा कि आपने बताया साउथ एशिया में तो हम सेकंड नंबर पे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे हमें होना चाहिए, वो कहते हैं अभी तो हम इंडोनेशिया से भी कोई 7-8 साल 10 साल पीछे हैं। दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में बहुत पोटेंशियल है। सो इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान जितनी पॉपुलेशन है, एवरीथिंग इज़ रेडी, इज़ जस्ट कि टेक्नोलॉजी अब आप दुनिया में किसी एडवांस मुल्क में या डेवलपिंग मुल्क में सोचोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो आपके पास पोटेंशियल बहुत है। सो पोटेंशियल वाइज वी आर देयर, इज़ जस्ट कि जो ग्लोबल मोमेंटम ख़राब हुआ है उसकी वजह से ब्रेकें लगी है, लेकिन आई एम श्योर जितना पोटेंशियल है अगले 2 साल 3 साल में दोबारा अच्छा पिकअप करेगा। बिल्कुल सही है। जैसे कि हमने देखा भी है, गूगल ने भी बाकायदा यहाँ पर ऑफिस का क़याम, कोर्सेज करवाना, तो ग्लोबली अगर देखा जाए, ख़ासतौर पे अगर एशिया की बात की, बहुत ज़्यादा ममालिक मार्केट सेचुरेट हो चुके हैं, काफ़ी ग्रेजुएट कर चुके हैं, तो अब इनोवेशन की भी गुंजाइश वहाँ बहुत कम है। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान अभी वो वाहिद जगह है जहाँ पर, जैसे हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ी नेमत है कि 65% आबादी जो हमारी है वो तबका वो है जो कि आगे लीडर बनने जाएगा, पाकिस्तान की बागडोर संभालेगा, तो उनके लिए यकीनन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। तो आपने अब तक जो इन्वेस्टमेंट की फात, एंजल इन्वेस्टमेंट के हैसियत से, उनमें से कितने आपने स्टार्टअप्स देखे, या बेस्ट क्या था या खासा चैलेंजिंग, अगर दोनों में पूछूंगे, जिसको आपका दिल चाह रहा हो कि यार इधर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन आपको कुछ फिशी लगा या लगा कि नहीं यार ये ठीक नहीं, और कुछ ऐसा जो आपकी तवक्का नहीं थी लेकिन आपने कहा चलो ठीक है, दोस्त यार कह रहे हैं, हमारा ग्रुप कह रहा है, कर लेते हैं, और उसने सरप्राइज किया? बिल्कुल नहीं, आई थिंक इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि होता ये था कि जब हमने स्टार्ट किया था तो मार्केट बड़ी हॉट थी, तो जो हमें लगता था कि यार ये तो स्टार्टअप में ऐसा धड़ाधड़ रेस कर रहा है, वो जब हम लाते थे अपने ग्रुप में, और हमारे यहाँ भी थोड़ा सा मिक्स बैग था, कुछ अकाउंटेंसी के बैकग्राउंड के थे, तो कुछ प्राइवेट इक्विटी के हैं, कुछ सोशल इम्पैक्ट के लोग हैं। तो एक और चीज़ जो खैर लर्न की कि भाई हमेशा कुछ लोगों का साथ होना का फ़ायदा हो जाता है जी। आप अकेले कोई भी चीज़ करते हो तो आपका मोमेंटम, आपकी बहरहाल एक लिमिटेशन आ जाती है, तो वो जब ग्रुप के साथ करते हैं तो कहीं पे हो सकता है मैं सही हूँ तो वो गलत है, वो सही था तो उसने मुझे करेक्ट कर दिया।
तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने, जैसे मैंने बताया कि जिन बिजनेसेस के फंडामेंटल्स अच्छे थे उनमें इन्वेस्ट किया। अच्छा, उस वक्त मार्केट हॉट थी, तो हमने कोई समझ लें 2 से ढाई साल के दौरान, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 4 इन्वेस्टमेंट्स हमने की, जो कि बुरा नहीं, क्योंकि पहला साल तो हॉट था, उसके बाद मार्केट इन्वेस्ट ही नहीं करी थी, तो उसमें भी हमने किया। अच्छा, ओके। अच्छा, अब हम अपने आप को जब थोड़ा सा रिकैप करते हैं 2-3 साल की जर्नी को, तो हम सबसे पहले तो इस बात पे खुश होते हैं और अपने आप को शाबाशी देते हैं कि भाई हमने जिन जिन में इन्वेस्ट किया उनमें से कोई भी बंद नहीं हुआ। अच्छा, तो देखिए हालात इतने बुरे हैं कि सबसे पहले तो अपने आप को अप्रिशिएट करें कि भाई आपने किसी ऐसे में इन्वेस्ट नहीं किया कि वो बंद नहीं हुआ, जो कि बड़ा नॉर्म है कि अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स बंद हुए। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक तो ये हम अप्रिशिएट इजाजत दें तो मैं कॉल ले लूं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से बात करें? मुश्ताक मेहमान लयारी से। जनाब मुश्ताक मेमन साहब, कैसे हैं आप? कल भी शायद आपसे बात हुई थी मेरी। बिल्कुल, लेकिन कल आपने जो मसला बताया था वो गालिबन आटे का था, रोटी का था, और उसके टैग लगाने का हुकूमत वक्त को। हम कहते हैं आवाम को फायदा पड़े हमारी बात से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए प्लेटफॉर्म है, बताइए क्या कहना चाहिएगा? सर, आज आपको मैं नया तोहफा दे रहा हूँ, और इससे हो सकता है ये जो है टेलीदार वाले सुधर जाए। फरमाइए। ये टेलीदार के नंबर आ रहे थे सर, ये आ रहा है 0347। ये एक फ्रॉड का एक काम चालू किया हुआ है इसी के सवालों ने। अच्छा, पीछे नंबर है ही नहीं, पीछे नंबर नहीं दे रहे, ऐसा नंबर लगा दी तो पूरा नंबर नहीं आया। लोगों को कैसे पता चलेगा तो ये फोन कहाँ से आई है? यानी आप ये कह रहे हैं 0347 बस इस नंबर से कॉल आती है, मैसेज आता है, ऐसा है? हाँ, इस नंबर से आती है। इसी तरह जब मैंने उनको कहा भाई मेरा आपको नहीं लगता तो फोन काट के चली गई। लेकिन देखिए ये काफ़ी सारी कंपनीज के साथ मसला है, लेकिन इसमें टेलीनॉर को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना थोड़ा सा ज्यादती होगी। ये सारी कंपनीज टेलीदार वालों का नंबर है ये 0347। कोई भी हो, कोई भी कंपनी हो, उनको पूरा नंबर आना चाहिए, जिसको भी नंबर दे। आधा नंबर दे रही है, फराज का काम है। चलिए चलिए इस पे गुफ्तगू करते हैं, कोशिश करते हैं इसको किसी तरह से एड्रेस करने की। में जा रहे पहले आवाम जो है बेचारा पिता हुआ है। बिल्कुल ठीक हो गया मेमन साहब, हम इस पे गुफ्तगू करते हैं। आपका कॉल करने का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आपके मेहमान को भी खुश रखे, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। जो बहुत शुक्रिया, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, नंबर मास्किंग एक आपको पता है ये फ्रॉडस्टर एक्टिविटीज होना। जी, तो वो लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करता है। हाँ, तो यकीनन इसमें टेलीनॉर का किसी किस्म का कोई ना लेना है ना देना है ना कसूर है। ये सारी कंपनीज इसका शिकार बनती हैं जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारी जो सादा लो आवाम है उनके लिए हम बताते चलें, हरगिज़ किसी कंपनी का जो यहाँ बिज़नेस कर रही है, आपको सहूलियात या सर्विसेज फराहम कर रही है, उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो, बल्कि उसकी रोकथाम के लिए वो अपनी तमाम मुमकिन कोशिश करते हैं। तो फ्रॉडस्टर्स ये एक्टिविटीज़ करते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, जिसकी वजह से हम आपसे कहते रहते हैं कि जी टेक्नोलॉजी से ख़ाइफ ना हो, इसके करीब जाएं, सीखें। जानेंगे तो आप इस तरह की चीज़ों का रोकथाम ख़ुद भी कर सकेंगे। कंपनियों की ज़िम्मेदारी है और वो करती हैं। लेकिन ये खैर मेमन साहब की जो एक गुजारिश थी, इसमें कंपनी का हरगिज़ कोई अमल दखल नहीं है। फ्रॉडस्टर्स जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मास्किंग करते हैं और फिर उसके बाद उस नंबर से कॉल्स जाती हैं, आप तक पूरा नंबर नहीं आता। बहरहाल पीटीए भी इसमें बहुत अपना किरदार कलीदी अदा करता है। तो हम बात कर रहे थे कि जी सबसे दिलचस्प क्या रही और सरप्राइज़ क्या रहा। बिल्कुल। सो आई थिंक देखें, हमारी जो 3-4 टाइप की इन्वेस्टमेंट में थी, उनमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग रही और उसमें हमने समझें कि इन्वेस्ट तब किया जब बहुत सारे उनके पास बिलीवर्स नहीं थे। अच्छा। तो वो हमारी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी एक कंपनी है जिसने उस वक्त काम शुरू किया था, और वो ऐसी थी कि जो लोगों की इतनी नज़रों में नहीं थी। तो हमने बड़े आपस में डिबेट करके करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमने कहा चलो करते हैं।
तो ऐसा होता है ईवी में पोटेंशियल तो था, लेकिन अब आप देखें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है वो उस पाकिस्तान किसी में। के साथ प्रोप्राइटरी में जुड़ा नहीं था, वो हाँ, जस्ट सॉफ्टवेयर वो अपना सॉफ्टवेयर था और वो एक आध कंपनी के साथ शायद काम कर रहा था, लेकिन वो इनिशियल स्टेज में था। बिल्कुल ठीक ठीक है। और उसका अब तो बहुत ज्यादा, हाँ, अब तो आप देखें हर जगह ईवी नजर बिल्कुल आ ऐसे, तो वो मुझे लगता है कि हमारा सबसे अच्छा छक्का जिसे कहते हैं ना, अभी तक लग रहा है कि बॉल बाहर ही जा रही है। एक तो जो आपने खुद को सराहने वाली बात की, जो वाकई काबिल सताइश है, और यकीनन चूंकि नीयत साफ हो तो ऊपर से भी मदद आती है कि जी। जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट हाँ, वो कम से कम बंद नहीं हुई अभी तक, वो दे आर अफ्लोट। और इस तरह की मार्केट में आप वो किसी भी हम जैसे या वीसी फर्म से पूछें तो कहेंगे इट्स अ बिग डील। बिल्कुल ऐसे। और हमने कोई आप सोचें, अगर मैं काउंट करूँ कि कितनी टाइप की इन्वेस्टमेंट से वास्ता पड़ा होगा, तो कम से कम 60-70 तो हमने देखी होंगी। तो उनमें से अगर हमने 4 पिक की और वो आज भी चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अपना होमवर्क ठीक किया था। तो ये इसमें हम जरा खुश होते हैं। ढेर सारी कई बार अपने आप को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ढेर सारी मुबारकबाद आपको इसके लिए, खासतौर पे जितने जो पाकिस्तान के हालात रहे, टैक्सेस की अगर हम भरमार की बात करें, अब हर चीज़ उससे हर बंदा उससे उसका असरअंदाज है, या जो एक इनस्टेबिलिटी आती है, एक गैर यकीनी की सी सूरत हाल, इलेक्शंस हो रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट, इन तमाम के साथ कोविड आया, स्मार्ट लॉकडाउन हमने इमरान खान की गवर्नमेंट में प्रेजेंट किया, इन तमाम नशे व फराज से गुजरने के बाद भी अगर वो कायम दायम है, तो यकीनन आप उन कंपनीज को डॉलर रेट देख लेना कहाँ से कहाँ, मतलब सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हमें नजर नहीं आता कि कहाँ हम 150-60 से लेके आज ऑलमोस्ट 280-300 भी टच कर गए थे। तो वो टेक्नोलॉजी कंपनीज को बड़ा हर्ट करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कॉस्ट डॉलर डिनोमिनेटेड। बिल्कुल ऐसे और तकरीबन दुगनी हो गई है। बिल्कुल। तो उसमें सब में अपने आप को बचा के रखना और इस लेवल तक पहुंचा, तो क्या उसमें से कोई ग्रेजुएट करके किसी वीसी तक या किसी और अगले मुकाम तक पहुंचा आप तक? हमारी एक इन्वेस्टमेंट ने अभी रिसेंटली सीड राउंड का ऐलान किया, अभी हम उधर उस पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। अगेन वी आर हैप्पी, उन्होंने भी थोड़ा सा पिवट किया, रियाद में भी गए, और तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर कि वो अगला राउंड रेस करने जा रहे हैं। जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वो प्रोग्रेशन नज़र आ रही है डिस्पाइट द चैलेंजिंग मार्केट। सही। मुझे लगता है कि वही वाली बात है ना, कि जिसके फंडामेंटल्स या बुनियाद अच्छी है जिस बिज़नेस की, वो चल ही जाएगा। लोग चलाने वाले अच्छे हैं, तो आपको पता है कि बिज़नेस जिसने भी किया होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कोई हलवा है बस खा लिया तो बड़ा डिफिकल्ट काम है, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। खासा मुश्किल है, एक आग का दरिया है, कूद के जाना है कुछ ऐसी तरह से। अच्छा, अब ज़रा गुफ्तगू का, चूँकि आपकी बड़ी गहरी नज़र पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर पर भी है, बैंकारी के शोबे में बड़ा शोशा और बड़ा गूंगा था कि जी 5 डिजिटल बैंक्स का लाइसेंस का इजरा हुआ, साथ ही हमारे ब्रांचलेस बैंकिंग के प्लेयर्स भी मौजूद हैं। यकीनन ईजी पैसा नहीं अक्सर बैंकारी को बदला पाकिस्तान में। क्या ऐसी ही कोई रेवोल्यूशन होने जा रही है, इनकलाब कोई बर्पा होने जा रहा है, डिजिटल बैंक्स आ जाएंगे, क्या देखते हैं आप? और कंज्यूमर का बिहेवियर बदल जाएगा, वो अक्सर बस बैठे बैठे एतमाद कर लेगा कि भाई ये तो कहीं बिल बोर्ड तक नहीं है, कुछ भी नहीं पता, पैसे रखवा भी दो, और क्या कहते हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं? देखें, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, और आई थिंक जो हम अभी स्टार्टअप की बात कर रहे थे ना, उसका इससे भी ताल्लुक है। अगर आप देखें ना कि हमारे रेगुलेटर को ये 5 लाइसेंस लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? आपके पास कमर्शियल बैंक थे, आपके पास माइक्रो फाइनेंस बैंक थे, तो वाई डिजिटल बैंक? उसकी वजह ये थी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कहते हैं ना कि हर इंसान जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, उनमें से कितने हैं जिनके पास बैंक का एक्सेस है? क्या वो बैंक अकाउंट खोल पा रहे हैं या बैंक अकाउंट यूज़ कर पा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब कितने बड़े बड़े बैंक्स हैं, इतने पुराने बैंक्स हैं, वो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो हमारा टारगेट था वो नहीं मीट हो पाता। और जब हम ग्लोबली अपने आप को या इवन रीजन से कंपेयर करते हैं, तो हम तो साउथ एशिया में बड़े पीछे हैं। कई बार मैं रिपोर्ट्स पढ़ता था वर्ल्ड बैंक वगैरह की जो आती हैं, तो बड़ा अफसोस होता था कि यार हम कोई 25%, 30% पे फंसे हुए हैं, और ख़वातीन बेचारी और नीचे हैं 10%, 15% के लेवल पे। और ये भी होता है बड़ा, इसके सॉफ्ट इंडिकेटर्स होते हैं। असल में बैंकिंग का एक्सेस अगर आप देखेंगे तो और कम है। क्रेडिट कार्ड कितने हैं? पता नहीं 4-5 लाख हैं ठीक है। अच्छा, कोई लोन लेने की कोशिश करता है तो बेचारा वो फंस जाता है। बिल्कुल। लाइसेंस लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि भाई अब टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे मैंने बोला कि हम खाना ऑर्डर करने के लिए फ़ोन करते थे पहले, तो जब नया ऐप आया, मैं यार मैं क्यों करूं, लेकिन अब ऐप की आदत इतनी होगी कि ठक ठक किया, सारी चीज़ें आ गई, रिपीट किया, अब आप उसी पे जाते हो। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जब बैंकिंग आ जाएगी, तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी एक्सप्लोड होती है, हमने देखा है फूड डिलीवरी एप्स एक्सप्लोड हुए, टैक्सियाँ रिप्लेस हो गई, अब हर कोई कहता है यार अच्छा करीम, उबर, यांगो कर लो, तो माइंड सेट चेंज हो गया।
तो इसी तरह से बैंकिंग में भी माइंडसेट चेंज होना है, इनएविटेबल है। हमने यूरोप और ब्राज़ील की भी एग्जांपल मैं देता हूँ, वहाँ पे हमने देखा है कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड आए, 3-4 साल उनको लगता है, फिर वो रॉकेट की तरह टेक ऑफ करते हैं। अच्छा, हमारे पास तो हालात भी ऐसे हैं कि कमर्शियल बैंक से जिससे पूछें माजरत के साथ बेचारा रो ही रहा होता है कि यार उधर फंस गए, इधर फंस गए। वो आपका जो टेक्नोलॉजी वाला भी जो बोस्ट करेगा ना, वो कहेगा सर आप ऐसा करें, कॉल सेंटर पे नहीं करें, कॉल सेंटर पे बोलेगा सर आप ब्रांच चले जाएं, ब्रांच आप गलती से चले गए सर आप अपनी ब्रांच में जाएं। फुटबॉल अच्छा, मेरे साथ तो कॉमेडी हुई, जब मैं अपनी ब्रांच में चला भी गया तो कहा अभी तक क्यों आए मैंने कहा यार मैं इसलिए आया हूँ कि आपने बोला था। मैं कहा आप ये कागज़ पे लिखें एप्लीकेशन और डब्बे में डाल दें। माशाल्लाह। तो आप समझ रहे। तो मेरा पॉइंट ये नॉट कि मैं ब्लेम कर रहा हूँ, बिकॉज कमर्शियल बैंक में भी मैं रह चुका हूँ, उनके अपने चैलेंजेस हैं, उनकी अपनी मार्केट है। सो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेयर 1 से 2 आएंगे जो कि दुनिया को चेंज करेंगे पाकिस्तान में। और ख़ास तौर पे अगर हम नहीं तो हमारी अगली जनरेशन तो ये कहेगी कि यार आप लोग अच्छा बैंकिंग के लिए जाते थे कहीं, तो इधर ही हर चीज़ हो रही है। सो होना है, कौन करेगा, कब करेगा, वो थोड़ा सा वक्त बता देगा। जिसने अच्छी तरह से काम किया, अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी लेकर आया और कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। सो टेक्नोलॉजी तो रेडी है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सही। तो आगे जाके कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, जैसे इजी पैसा और जैज़ कैश इनके आने के बाद बदला, या राइड हीलिंग एप्स हैं या फूड ऑर्डरिंग एप्स हैं, तो खुद ब खुद जब थोड़ा सा ये देख लेना कि इजी पैसा और जैज़ कैश वॉलेट्स थे जब स्टार्ट हुए, तब भी उन्होंने कितनी पेनिट्रेशन कर दी। आप नॉर्मली अब काम करने वाले या किसी ऐसे पूछेंगे कि हाँ यार जैज़ कैश कर दो, इजी पैसा कर दो। सो जब प्रॉपर बैंक आ जाएगा और आपको बैंक की सारी फैसिलिटीज़ अपनी टेक्नोलॉजी पे अवेलेबल है, तो फिर तो गेम चेंजर है ना। मैं क्यों जाऊं भाई ब्रांच, हाँ चाय पीने का दिल चाह रहा है, वो हमारे शायद वालदैन या हमारी जनरेशन भी कम करती है, अपनी ब्रांच में आप उसी वक्त जाते हैं जब कोई मसला बहुत ही फंस जाए, वो भी आप मुंह बना के जाते हैं। सो हमारे हद तक इतना तो हो गया कि ब्रांच नहीं जाना, ठीक है। अगली जो जनरेशन है वो तो कहेगी यार मुझे तो अपना काम निकालना है। सो ये आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सही। तो और हम उस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। आपके चूँकि तजर्बा ऐसा है फ़हद कि उसका अहाता करना हमारे प्रोग्राम के छोटे से कलील सी मुद्दत में ज़रा सा मुश्किल है। एक पहलू जो आपके एक और तजर्बे का हिस्सा रहा है कि एक फलाही इदारा मेरे ख्याल पाकिस्तान का सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा नहीं है ईदी और छीपा के अलावा अगर हम देखें तो हेल्थ केयर में तो मेरे नहीं ख्याल हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो और मिसाल है दुनिया। इसका तजर्बा, इसका कस्टमर सेगमेंट और इसमें चैलेंजेस, इसके ऊपर हम बात नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहें। सो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला कि मैं कुछ अर्सा शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में आई वाज CFO। अच्छा, इत्तेफाक की बात मेरे वालिद खुद कैंसर का शिकार हुए, तो वो 2020 में ही पास्ट अवे, और उसी विद इन 6 months मुझे समहाउ शौकत खानम से अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने कहा बिल्कुल करना है, जबकि मेरा हेल्थ केयर का सेक्टर का नहीं था तजर्बा, बट मैं गया तो आई वाज सरप्राइज। अच्छा, बचपन में हमने उसके लिए होता ना हर बच्चे की तरह स्कूल में जाके टिकट बेचे थे, तो आदत डल गई थी कि हर साल कुछ ना कुछ देना है, जो कि मैं कहता हूँ उनका क्रेडिट है कि उन्होंने सिखाया कि यार डोनेशन भी कोई चीज़ होती है। सो जब उधर गया तो आई वाज सरप्राइज कि यार एक इतना अच्छा सेटअप, और दूसरा ये कि कंसिस्टेंटली उसमें जगह कहते हैं ना कि बिल्कुल मशीनरी की तरह हर काम परफेक्ट होता है। सो दुनिया में कोई चंद वो हैं अस्पताल जो कि अमेरिका की एक है एक्रेडिशन बॉडी JCI इंटरनेशनल, तो उसका मेंबर है, पाकिस्तान में सिर्फ 3 है। सो शौकत खानम, आगा खान और शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद। सो इसका मतलब है कि उन्होंने स्टैंडर्ड वो लेवल कर लिया है कि जो दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स के। तो ख़ास तौर पे एक फ़िलाही उसको उस लेवल पे लाना, और फिर मज़े की बात है कि वहाँ पे मरीज़ चाहे पे करके आ रहा है चाहे वो फ्री में आ रहा है, डॉक्टर को नहीं पता होता। अच्छा। तो कई दफ़ा मेरे जानने वालों के जब हुआ तो उन्होंने कहा यार वो ज़रा प्राइवेट बेड कर दो, ये कर दो। मैंने कहा भाई फैसिलिटी सबके लिए बराबर है। फिर मैं बाद में लोगों को एजुकेट भी करता था कि भाई डोंट एक्सपेक्ट कि अगर आप, क्योंकि कुछ परसेंटेज वो पे भी लेते हैं ताकि हर एक को चांस मिले। तो मज़े की बात है कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, और वो 75% से ज़्यादा मरीज़ों को फ्री में इलाज हो रहा है, और कौन कर रहा है? पाकिस्तानी कौम दे रही है। तो मैं कहता हूँ कि हमारी कौम की ये एक बड़ी रेजिलियंस है कि कितने अरसे से, और अब वो माशाल्लाह 3रा अस्पताल कराची में शायद अगले साल उन्होंने कंफर्म किया। सो वो भी मेरे सामने स्टार्ट हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी एग्जांपल यहाँ पे नहीं रोके, इंडस है, SIUT है, तो ये हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है। भाई रोड पे कोई गिरता है तो ईदी, चीपा है, अल्हम्दुलिल्लाह, सैलानी है, बड़े अच्छे नाम। बिल्कुल ऐसे।
ले जी, प्रोग्राम तकरीबन अख्ताम पे पहुंच चुका है। नज़ीर खोसो साहब सोहबतपुर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे एक रेगुलर लिसनर व्यूवर हैं। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने का। जाते जाते बस एक आखिरी सवाल फ़हद के, हम ये कौम मज़ीद फ़हद असद पैदा कर सके, क्या करना चाहिए उस नौजवान नस्ल को जो इस वक्त हमें देख या सुन रही है? बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल में वो ऑलरेडी एक स्पार्क तो नौजवानों में अब नज़र आ रहा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ करना है। अब आप अपने बच्चों से भी बात करें तो वो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का सोच रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसको चैनल करें, उनको थोड़ा डायरेक्शन दें। मैं इसलिए कहता हूँ ना, लोगों को गाइड भी करना चाहिए कि भाई उस जगह पे जाओ जिससे आप वैल्यू ऐड कर सको। सो अगर आप वैल्यू एडिशन पे फोकस करोगे और लर्निंग उस हिसाब से करोगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा, और अगर पाकिस्तान से बाहर जाके भी फ़ायदा देते हैं दुनिया को तो इट्स गुड। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। ये एक ड्यू थी मुलाकात। हम कभी इस्लामाबाद में फंस गए और फिर फाइनली हम कराची में आज मुलाकात कर पाए और आपने हमारे स्टूडियो को रौनक बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे फ़हद असद, एंजल इन्वेस्टर और साथ ही एक फलाही इदारे के साथ हेल्थ केयर सेक्टर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा पाकिस्तानी इदारा जो कि एक एक्रीडिटेशन बॉडी की तरफ से उसने तस्दीक की कि ये एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, तो उसके साथ भी बहैसियत चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहे, बैंकारी के शोबे पर बड़ी नज़र। तो एक हमाजहत शख्सियत रखते हैं, फिर इनसे एक और नशिस्त रखेंगे ताकि ज़रा बाकी चीज़ों का अहाता भी कर सकें। फ़िलहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अगले हफ्ते आपके साथ फिर नशिस्त लगाएंगे टेक बाइट में। तब तक के लिए आपका आरजे मीसम अब्बास आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।